Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start lecture number 13 of complex analysis. In this lecture we are going to start with branch. Now, what is branch? A branch of multivalued function f is a function f1 that is continuous on some domain and that assigns exactly one of the multiple values of capital F to each point z in that domain. ब्रांच क्या है? डेफिनेटली मल्टी वैल्यूड फंक्शन में से एक फंक्शन होगा ए ब्रांच ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन कैपिटल एफ क्या है? हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन जो अगर होंगे कैपिटल एफ, उनमें से क्या है? ए ब्रांच ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन कैपिटल एफ इज ए फंक्शन एफ वन के उस ब्रांच में से मल्टी वैल्यूड फंक्शन में से एक फंक्शन एफ वन ब्रांच बनेगा। दैट इज वो पार्ट जो होगा, वो ब्रांच जो होगी कंटिन्यूस ऑन सम डोमेन, एक डोमेन पर क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एंड दैट असाइंस exactly one of the multiple values of capital F to each point z in that domain कि वो उस अपनी खास डोमेन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज में से एग्जैक्टली वन आउटपुट को एलोकेट करेगा उस डोमेन के अंदर जिस डोमेन पर फंक्शन कंटिन्यूस है। नेक्स्ट इज एग्जांपल, लेट कैपिटल F इज इक्वल टू z पावर 1/2 पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z है। ये क्या है? जब आप इसको इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, डेफिनेटली जब आप इसको z को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा r e पावर आयोटा थीटा होल पावर 1/2 मीन्स r का स्क्वायर रूट एंड e पावर आयोटा थीटा बाई 2 आ जाएगा। और जब आप इसको साइन और काज में लिखेंगे तो डेफिनेटली ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा। बट यहाँ पर वी कंसिडर वन ब्रांच f1 ऑफ z। अब ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि साइन और काज पीरियोडिक हैं, आपके पास मल्टी वैल्यूड है, लेकिन जहाँ पर देखें हम इसकी डोमेन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, खास पॉइंट्स ले रहे हैं। वी कंसिडर वन ब्रांच f1 ऑफ z दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r e पावर आयोटा थीटा वेयर दैट इज r का स्क्वायर रूट e पावर आयोटा थीटा बाई 2 आएगा, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन पाई, मीन्स माइनस पाई टू पाई तक हमने इसकी डोमेन को स्पेसिफाई कर दिया है, तो ये हमारे पास एक ब्रांच बन जाएगी। नेक्स्ट इज ब्रांच कट। व्हाट इज ब्रांच कट? फॉर अ ब्रांच f1 of a multi-valued function f is a portion of a curve कि ब्रांच कट क्या होगा? पोर्शन ऑफ अ कर्व होगा दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन ऑफ कैपिटल F so that f1 is continuous on the remaining points के जो ब्रांच कट है एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द कर्व है that is excluded from the domain of capital F so that f1 is continuous on the remaining points के f1 जो होगा उन remaining points पर continuous होगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ब्रांच कट कहलाता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स डेरिवेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। डे स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो कंटिन्यूटी थी, लिमिट थी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, वो डिस्कस की है। अब हम ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं किसकी जानिब? डेरिवेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन की जानिब। सपोज दैट कॉम्प्लेक्स फंक्शन
f is defined in a neighborhood of a point z naught के फंक्शन जो है हमारा z naught की जो नेबरहुड है उस पर डिफाइंड है द डेरिवेटिव ऑफ f at z naught denoted by f prime of z naught is given as f prime of z naught is equal to limit f of z plus z naught minus f of z whole divided by delta z provided that limit exist। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू सच दैट डेल्टा जी गोज टू ज़ीरो हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी नॉट अगर ये एग्जिस्ट करती है तो जो आपके पास प्रैक्टिकल वैल्यू निकलेगी वो क्या कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। रिमार्क द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 iota y is not differentiable at any point z के हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है दैट इज एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 iota y ये किसी भी पॉइंट z पर डिफरेंशिएबल नहीं है। रीज़न हेयर एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी जब आप फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा प्लस 4 आयोटा वाई की जगह पर वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा। डेफिनेटली जब z गोज टू z प्लस डेल्टा z चेंज हो जाएगा तो इसके दोनों हमारे पास रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी चेंज हो जाएंगे। रियल पार्ट एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट वाई टू वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा। देन एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 आयोटा वाई प्लस 4 आयोटा डेल्टा वाई ओपन करके लिख दिया माइनस एफ ऑफ जी है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 4 आयोटा वाई। नाउ 4 आयोटा वाई इज गोइंग टू बी कैंसल आउट विथ 4 आयोटा वाई एंड x is going to be cancelled out with minus x, so we are left with delta x plus 4 iota delta y रह जाएगा। ये हमारे पास आंसर किसका आ गया f ऑफ z प्लस डेल्टा z का। नाउ लिमिट डेल्टा z गोज टू ज़ीरो हमारे पास क्या चीज़ आएगी दैट इज f ऑफ z प्लस डेल्टा z minus f of z over delta z which is limit delta z goes to 0 f of z plus delta z minus f of z is equal to delta x plus 4 iota y minus delta x plus 4 f of z plus delta z minus f of z का जो आंसर आया है वो आपके पास डेल्टा x प्लस 4 आयोटा डेल्टा वाई और डेल्टा जी क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा। नाउ डेल्टा जी गोज टू ज़ीरो along a line parallel to x एक्सेस कि अगर हम दो रूट उसके डिस्कस कर रहे हैं एक पैरेलल टू x एक्सेस और एक पैरेलल टू y एक्सेस होगा। इफ डेल्टा जी गोज टू ज़ीरो along a line parallel to x axis then parallel to x axis अगर आप जा रहे हैं तो x एक्सेस पर आप जानते हैं कि y हमारे पास क्या होगा ज़ीरो होगा चेंज इन y ज़ीरो होगा या दूसरे लफ्ज़ों में y हमारे पास कांस्टेंट रह जाएगा। सो लिमिट डेल्टा जी गोज टू ज़ीरो क्या बन जाएगी लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा एक्स प्लस 4
iota delta y divided by delta x plus 4 प्लस iota delta y। नाउ डेल्टा y की जगह पर 0 आ जाएगा। सो हमारे पास बटे से ऊपर डेल्टा x और बटे से नीचे भी डेल्टा x रह जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मीन्स अगर आप पैरेलल टू x एक्सेस चलते हैं तो आपके पास लिमिटिंग वैल्यू 1 आती है। एंड इफ डेल्टा z गोज टू 0 along a line पैरेलल टू y एक्सेस, कि अगर आप पैरेलल टू y एक्सेस चलते हैं, मीन्स पैरेलल टू y एक्सेस जब आप जा रहे हैं तो इसका मतलब है या तो डेल्टा x 0 है या डेल्टा x कोई कांस्टेंट आ जाएगा, मीन्स उसमें चेंज इन x नहीं होगी। सो लिमिट डेल्टा z गोज टू 0 डेल्टा x प्लस 4 iota डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x प्लस iota डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x जब 0 हो जाएगा तो बटे से ऊपर 4 iota डेल्टा y और बटे से नीचे iota डेल्टा y आ जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट 4 आ जाएगा। सो इट मीन्स कि अगर आपने अप्रोच तो 0 को ही किया है लेकिन पैरेलल टू x किया है, एक कर्व का पाथ लिया है तो 1 और दूसरा पाथ लिया है तो 4। सो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन इक्वल नहीं आ रही। सो एफ ऑफ z इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट z। नेक्स्ट, there is analyticity at a point. Now what is analyticity at a point? एनालिटिक फंक्शन एट अ पॉइंट क्या होता है? A complex function w is equal to f of z is said to be analytic at a point z naught if f is differentiable at z naught and at every point in some neighborhood of z naught as well। कि एनालिटिसिटी के लिए क्या है? एनालिटिक एट ए पॉइंट के लिए दो शराइत हैं हमारे पास कि कम्प्लेक्स फंक्शन w f of z is said to be analytic at a point z naught if f is differentiable at z naught। कि f ना सिर्फ क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक पॉइंट z naught पर डिफरेंशिएबल हो एंड आल्सो एट एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ z naught, कि z naught की जो नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं उन पर भी फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या है, एनालिटिक एट अ पॉइंट है। नाउ एनालिटिसिटी एट अ डोमेन क्या होती है? ए फंक्शन f इज एनालिटिक इन अ डोमेन D if it is analytic at every point in D। अगर फंक्शन हमारे पास डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक हो। अब हर पॉइंट पर एनालिटिक का मतलब है कि उस स्पेसिफिक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और उस पॉइंट की जो नेबरहुड होगी उस पर भी फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल होगा। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन। ए फंक्शन f that is analytic throughout a domain D is called holomorphic और रेगुलर फंक्शन। कि हर वो फंक्शन जो डोमेन D पर एनालिटिक हो उसको हम क्या कहते हैं, होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन ऑन दैट डोमेन D। देयर इज अ रिमार्क, analyticity at a point is not the same as differentiability at a point। Definitely dear students, analyticity और चीज़ है और जो differentiability है वो और चीज़ है। Analyticity at a point is neighborhood property। कि analyticity क्या है, neighborhood property है। क्यों? analyticity का मतलब है कि फंक्शन उस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल होगा और उस पॉइंट की जो नेबरहुड है उस पर भी डिफरेंशिएबल होगा। देन वी से दैट द पर्टिकुलर फंक्शन इज एनालिटिक एट पर्टिकुलर पॉइंट। एनालिटिसिटी इज ए प्रॉपर्टी दैट इज
डिफाइंड ओवर एन ओपन सेट। कि एनालिटिसिटी जो है, डेफिनेटली जब आप नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो ओपन सेट की बात कर रहे हैं, तो एनालिटिसिटी इज ए प्रॉपर्टी दैट इज डिफाइंड ओवर एन ओपन सेट, वाइल डिफरेंशिएबिलिटी इज पॉइंट सेल्फ प्रॉपर्टी। के जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो सिर्फ स्पेसिफिक है एक पॉइंट पर, कि अगर फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब है एवरी एनालिटिक फंक्शन एट अ पॉइंट इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, बट differentiable at a specific point may or may not be analytic at that point. There is example of differentiability. F of z is equal to z mod का square is differentiable at z is equal to 0। कि हमारे पास z mod का स्केयर जो है क्या है, हमारे पास डिफरेंशिएबल है at z is equal to 0 but is not differentiable anywhere else। कि हमारे पास जो f of z mod का स्केयर जो आ रहा है वो पॉइंट z इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन बट इज नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर एल्स, किसी और जगह पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब है कि फंक्शन हमारे पास f ऑफ z mod स्क्वायर डिफरेंशिएबल तो है 0 पर, लेकिन 0 पर एनालिटिक नहीं है। इवन दो f ऑफ z इज इक्वल टू z mod का स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0, इट इज नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट। वो फंक्शन 0 पर एनालिटिक हम नहीं कह सकेंगे, बिकॉज देयर इज नो नेबरहुड ऑफ z नॉट थ्रू आउट विच f इज डिफरेंशिएबल। क्योंकि फंक्शन 0 पर तो डिफरेंशिएबल है लेकिन उसकी नेबरहुड पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू 0 तो है, बट नॉट एनालिटिक एट अ पॉइंट z इज इक्वल टू 0। Next, there is example. Hence, the function f of z is equal to z mod square is nowhere analytic. Analytic नहीं है। But the real function की अगर आप बात कर लें, f of z is equal to x mod का square है, is differentiable everywhere. हर जगह पर क्या है, differentiable है। Next, there is a theorem. Example, the function f of z is equal to z square not z mod square। ये क्या है, z square is differentiable and analytic every point z in complex plane। कि z square जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है, पावर फंक्शन की एक टाइप है z square, is differentiable, डिफरेंशिएबल भी है and analytic भी है every point in z in complex plane। Next, there is entire function. We will discuss the entire functions in next video। वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।